नमस्कार मित्रों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म समूह पर आप सभी लोगों का स्वागत है। लंबे समय से मैं इस वास्तविक बात को महसूस कर रहा था, अनुभव कर रहा था कि कोविड-19 वायरस ने मानव के जीवन को परेशानी में डाल दिया है, जिसके कारण जो मानव जीवन में जो हम रेगुलर कोविड-19 से पहले चल रहा था, उसके कारण इससे थोड़ा परेशानी आ रही है। इसके कारण स्टूडेंट्स को भी परेशानी आई है, क्योंकि बदलती सामाजिक परिस्थितियों के बीच में ऑनलाइन क्लासेस का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिसमें मैं क्वालिटी वाइज क्लासेस के महत्व को ज़्यादा फोकस करना चाहूँगा और इसी दिशा में मैंने एक पहल शुरू की है, जिसमें क्वालिटी वाइज क्लासेस मैं शुरू करने जा रहा हूँ। जितने जितने भी टॉपिक्स होंगे मैं उनको आपको क्लियर कराऊंगा और चीज़ें आपको क्लियर होंगी तो आपको निश्चित रूप से इसका फायदा मिलेगा कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में। और ये हर प्रतियोगी के लिए आवश्यक है कि वो एक कम समय में अच्छे परिणाम प्राप्त कर सके। इसके लिए आपको सबसे पहले क्वालिटी वाइज क्लासेस जो आपको चीज़ें समझ में आए, क्योंकि तैयारी करने के लिए बहुत सारा सिलेबस पड़ा हुआ है और इसमें हमें सिलेक्टेड मटेरियल और जिसमें हम अच्छा मैटर तैयार करें तो कम समय में निश्चित रूप से एक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और इसी दिशा में मैं सबसे पहले जो जनरल हिंदी की क्लास शुरू करने जा रहा हूँ, जिसमें मैं सबसे पहले वर्णमाला का एक टॉपिक है वो लेना चाहता हूँ। वर्णमाला ही क्यों लेना चाहता हूँ, क्योंकि वर्णमाला हिंदी का हम प्रवेश द्वार कहते हैं। इसके द्वारा ही संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय और हमारा छंद सारी चीज़ें इसी पे बेस्ड हैं। वर्तनी भी इसी के द्वारा सही होती है। तो मैं सबसे पहले वर्णमाला पे चर्चा करूँगा। वर्णमाला वर्णमाला क्या होती है, सबसे पहले मैं ये आपको क्लियर करा दूँ। वर्णमाला क्या होती है, जो वर्णों का व्यवस्थित समूह होता है उसे हम वर्णमाला कहते हैं। और वर्णमाला के अंतर्गत हम सबसे पहले एक छोटा सा टॉपिक लेना चाहेंगे। वर्णमाला के अंदर क्या होता है, वर्ण। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई को हम वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई को हम ध्वनि कहते हैं। ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहा जाता है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, इसके खंड नहीं कर सकते हम। अब वर्ण का हम डिवीजन करते हैं। वर्ण क्लियर है, वर्णमाला समझ में आ गई। वर्णमाला में बताया था वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला के अंतर्गत हमने वर्ण को जाना। वर्ण क्या होते हैं, वर्ण भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई को ध्वनि कहते हैं। ऐसा ही एक बार पूछा जा चुका है, ध्वनि कहते हैं। ध्वनि के लिखित रूप को हम वर्ण कहते हैं। वर्ण के अंतर्गत हम पढ़ेंगे वर्ण के दो भाग होते हैं। दो भाग होते हैं, एक तो स्वर और व्यंजन। वर्ण के दो भाग होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो सबसे पहले हम स्वर पर चर्चा करेंगे। स्वर किसे कहते हैं, स्वर वे ध्वनियां होती हैं जो मुख से बिना किसी अवरोध के बाहर निकलती हैं, उन्हें हम स्वर कहते हैं। ठीक है। व्यंजन वे ध्वनियां होती हैं जो बिना किसी अवरोध के, स्वर वे ध्वनियां होती हैं जो मुख से बिना किसी अवरोध के बाहर निकलती हैं। ठीक है, स्वर क्लियर है। व्यंजन वे ध्वनियां होती हैं जो मुख के किसी न किसी भाग से टकराकर बाहर निकलती हैं, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। अब हम इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो ये वर्णमाला आपको क्लियर है। ठीक है, स्वर और व्यंजन। ठीक है, अब सबसे पहले अपन चलते हैं स्वर। स्वर वे ध्वनियां होती है, हमने बताया था, जो मुख से बिना किसी अवरोध के बाहर निकलती हैं। अब हम स्वर के कितने भाग होते हैं, दो भाग होते हैं। स्वर के दो भाग होते हैं। स्वर के दो भाग होते हैं, कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करते हैं मूल स्वर। मूल स्वर, मूल स्वर। और दूसरे होते हैं संधि स्वर। ये बहुत जरूरी है हमें सीखने के लिए। संधि स्वर, एक होते हैं मूल स्वर, दूसरे होते हैं संधि स्वर।
तो मूल स्वर वे स्वर होते हैं जिन्हें हम अग्र स्वर भी कहते हैं, जो किन्हीं भी स्वर को बनाने में एक अपनी फंडामेंटल यानी मूल भूमिका निभाते हैं। जैसे इसके उदाहरण हैं छोटा आ, छोटा ई, छोटा ऊ और ऋषि। इनके बारे में बस इतना पूछा जाता है कि मूल स्वर कौन कौन से होते हैं, छोटा, छोटी, छोटा ऊ और ऋषि, ये मूल स्वर कहलाते हैं। ठीक है, ये क्लियर है। अब आते हैं संधि स्वर। संधि स्वर वो होते हैं जो दो स्वरों के मिलने से बनने वाले स्वर होते हैं, उनको हम संधि स्वर कहते हैं। संधि स्वर क्या होते हैं? दो स्वरों के मिलने वाले स्वरों को संधि स्वर कहते हैं। संधि स्वर के हम दो पार्ट होते हैं। संधि स्वरों को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो दीर्घ संधि स्वर, दीर्घ संधि स्वर, और एक होते हैं संयुक्त। ठीक है, क्लियर है। दीर्घ संधि स्वर होते हैं जब दो स्वर समान स्वर मिलकर एक नया स्वर बनाते हैं, तो उन्हें हम दीर्घ स्वर, दीर्घ संधि स्वर कहते हैं। दीर्घ संधि स्वर के पूरे बेस पर आधारित है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ संधि स्वरों पर ही आधारित है दीर्घ स्वर संधि। इसी के हम एग्जांपल देखते हैं दीर्घ संधि स्वर के। छोटा आ प्लस छोटा बराबर बड़ा हो जाता है, इसमें दो समान स्वर मिलकर एक बड़ा स्वर बना रहे हैं। यहाँ पर भी अपन बात करते हैं छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ। ठीक है, इधर भी यही होगा अपना, छोटी प्लस छोटी बराबर बड़ी। तो यहाँ पर क्या होंगे, जब दो समान स्वर मिलकर, देखिए आप प्लस आ बराबर बड़ा, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बड़ा ऊ, ई प्लस छोटी बराबर बड़ी। तो यहाँ पर दो समान स्वर मिलकर एक नया स्वर बना रहे हैं, इनको हम क्या कहते हैं? दीर्घ संधि स्वर कहते हैं। तो ये क्लियर हो गया होगा, हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख के भेज सकते हैं। क्लियर है? तो ये आपको हमने बताया संधि, दीर्घ संधि स्वर। दूसरे हम बताना चाहेंगे आपको संयुक्त संधि स्वर। संयुक्त संधि स्वर में क्या होता है? दो भिन्न, इसमें क्या होता है, इसमें समान मिल रही है, इसमें दो भिन्न स्वरों के मिलने से दो भिन्न, दो भिन्न स्वरों के मिलने से बनने वाले जो स्वर होते हैं, उन्हें हम संयुक्त संधि स्वर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है आ प्लस ई बराबर ए। ये अपना बनेगा, इसमें ये गुण स्वर संधि होगी, वैश्विक उद्देश्य की होगी। गुण स्वर संधि इन्हीं स्वरों पर आधारित है। ठीक है, आ प्लस टू बराबर ओ हो जाएगा। इसमें दो भिन्न स्वरों के मिलने से एक नया स्वर बनेगा, और आ प्लस ओ बराबर हो जाएगा आपका औ। क्लियर है? ये दोनों स्वर देख लीजिए आप। नेक्स्ट अपन चर्चा करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम इसी क्रम में, इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, और हम इसी श्रृंखला में हम बात करते हैं तुम्हारा जो भी है ये आपका अनुस्वर बोलते हैं इसको। इनके नाम पूछे जाते हैं कि क्या बोलते हैं इनको? अनुस्वर है, एक बिंदी वाला अनुस्वर है, और ये दो बिंदी रहेंगी इस पे, इसको हम अनुनासिक, अनुनासिक बोलते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे? ओ सॉरी, मिस्टेक हो,
इसको हम बोलेंगे विसर्ग है। विसर्ग है, अनुस्वर है, ये विसर्ग है। क्लियर है? इन दोनों के संयुक्त रूप को हम अंग प्लस इन दोनों के संयुक्त रूप को अयोगवाह बोलते हैं। अयोगवाह मुझे था, ये अयोगवाह कौन सा अंग और आहा, ये दोनों के संयुक्त रूप को अयोगवाह बोलते हैं। इसके बाद एक आता है जो चंद्र बिंदु वाला होता है, उसको हम अनुनासिक बोलते हैं। वो होता है अनुनासिक। चंद्र बिंदु वाला होता है अनुनासिक। अब अनुनासिक एक सानुनासिक होता है, एक निरनुनासिक होता है। सानुनासिक और दूसरा निरनुनासिक। तो जिस पे ये लगा होता है उसको हम उस वाले कोई स्टार पे लगा हुआ है उसे हम सानुनासिक यानी अनुनासिक सहित होता है उसे सानुनासिक होते हैं, और जिस पे ये नहीं होता है उसे हम निरनुनासिक कहते हैं। सीधी सी बात है, ये निरनुनासिक हो जाएगा, सानुनासिक हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा अपना एक होता है प्लुत स्वर आते हैं। प्लुत स्वर पूछे जाते हैं कि प्लुत स्वर क्या होते हैं, ये हम पढ़ा है इनको। प्लुत स्वर जब दीर्घ स्वर से लंबा खींचने पर ये प्लुत स्वर बनता है, जिसका बेस्ट एग्जांपल है ओम। ओम इस प्रकार ये अपना प्लुत स्वर कहलाता है। ओम जैसे राम, राम को लिखेंगे तो ये भी प्लुत स्वर हो जाएगा। राम लंबा खींचने पर, दीर्घ स्वर से लंबा खींचने पर ये प्लुत स्वर के एग्जांपल। तो ये अपना क्लियर हो गया। इसके बाद थोड़ा इसमें अब स्वरों की संख्या की बात करें तो स्वरों की संख्या 10 मानी जाती है। स्वरों की जो संख्या है वो 10 तो नहीं मानते, ना स्वर मानते ना ही इनको व्यंजन मानते। वही होगा होते उनको ना स्वर मानते ना ही व्यंजन मानते हैं। तो स्वरों की जो संख्या अगर पूछी जाए एग्जाम में, स्वरों की संख्या पूछी जाए तो 10 होती है। तो अपनी ये स्वर कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्लास में हम व्यंजन की चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।